हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 में जो भर्ती आने वाली है उसका मैथ्स क्लास पूरा जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा प्रीवियस ईयर में जो इसी टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है उसका भी मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराते जाऊँगा। तो फिर देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संख्याएं। पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्या क्या है एवं विभाज्य संख्याएं क्या है, उसके साथ साथ आरोही व अवरोही क्रम, और फिर स्थानीय मान क्या है, ये हम देखेंगे पूरा टॉपिक में पूरा डिटेल से, एकदम बेसिक से। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा 5वां क्लास है। इससे पहले हमने 4 टॉपिक कंप्लीट करा चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिर देखिए, पहले हम देखेंगे संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, विभाज्य संख्या, इन सभी का हम एकदम बेसिक से पूरा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आरोही व अवरोही क्रम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, फिर हम देखेंगे स्थानीय मान क्या होता है, और फिर इन सभी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी इसी के साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इसका नोट्स बनाते जाइए। इसमें मैं आपको पूरा बेसिक से लेके बताऊंगा हर चीज़। आज इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। वैसे तो हम टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आज का आपने टॉपिक देख लिया तो फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या होता है। पहले हमारा हमारा टॉपिक है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ तो हमारा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, जो काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है, मतलब जिसको हम काउंट करते हैं। जैसे कि कोई अगर आपको पूछेगा कि आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप जीरो से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा एक से स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ ठीक है, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं, मतलब जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया जाता है वही होता है हमारा प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राकृत संख्या। लोग इसी पे अटकते हैं हमेशा, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पे। तो ये हमारा होता है प्राकृत संख्या, मतलब जिसमें हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो होता है प्राकृत संख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। देखिए ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हमने जीरो ऐड कर दिया तो ये अब हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, इसमें हमने जीरो ऐड कर दिया, अब ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये क्या हो जाता है हमारा पूर्ण संख्या। तो कभी भी प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या आएगा तो हमें क्या ध्यान देना है, प्राकृत संख्या जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब प्राकृत संख्या हमारा एक से स्टार्ट होता है, एक से लेके इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या क्या है, यह भी प्राकृत है लेकिन ये पूर्ण नहीं है। अब पूर्ण संख्या क्या होगा, इसमें अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं, मतलब पूर्ण संख्या क्या हो जाता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, तब जाके पूर्ण हो जाता है। तो ये होता है हमारा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं आपको मैथ्स जो है मैं आपको पूरा 30 में 30 नंबर का कंप्लीट कराऊंगा। अभी हम देख रहे हैं मैथ्स का न्यूमेरिकल। जैसे ही ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा फिर मैं आपको बताऊंगा मैथ्स का सीडीपी, मतलब मैथ्स का मैं पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा। पहले न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद सीडीपी कराऊंगा। तो देखिए ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है। ये आपका सी-टेट 2011 में पूछा गया था कि हिंदू अरबी संख्या क्या होता है। तो जो प्राकृत संख्या होता है उसी का नाम हिंदू अरबी संख्या भी होता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारा प्राकृत संख्या जिसको हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं, और पूर्ण संख्या क्या होता है ये हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है हमारा सम संख्या। अब सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, तो सम संख्या क्या होगा, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो जाता हो। सिंपल, वे संख्या मतलब जो दो से भाग चले जाता हो, मतलब किसी भी संख्या की इकाई में ये 2 4 6 8 10 ये सारे हो, वही हो जाएगा हमारा सम संख्या। मतलब कोई भी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से भाग चले जाए वो होगा सम संख्या। जैसे हमें कुछ भी नंबर दे दिया हो, 3 2 5 4 9 2 8 7, पूछिएगा ये सम संख्या है कि नहीं, तो हम पहले हमेशा इसका हम यूनिट देखेंगे, हम इकाई को देखेंगे। ठीक है, इकाई में क्या है, यहाँ पर देखिए सम संख्या नहीं है, तो ये हमारा पूरा का पूरा संख्या सम संख्या नहीं होगा। अब यहीं पर 7 के जगह में यहाँ पर 7 के बाद मान लीजिए 2 और दे दिया,
तो ये अब यहाँ पर देखिए इकाई में सम संख्या है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये जो है सम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या कहने का मतलब क्या है, किसी भी वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। अब देखिए ये संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होगा कि 3 से विभाज्य होगा कि 4 से विभाज्य होगा, ये हम कैसे जानेंगे। तो फिर इसको जानने के लिए विभाज्यता का नियम का हमने वीडियो बना लिया है। आप अभी तक आप अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सम संख्या। अब देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। अब विषम संख्या क्या हो जाता है, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, वो हमारा सम संख्या होता है। अब विषम संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होता हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे कि विषम संख्या क्या क्या है हमारा, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे संख्या क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होता, तो ये होता है विषम संख्या। मतलब जो संख्याएं 2 से विभाज्य न हो वो विषम संख्या, और जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाता हो वो होता है हमारा सम संख्या। और कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पर बताया था, हम हमेशा उसका इकाई देखेंगे। इकाई में अगर कोई सम संख्या हो तो ये पूरा का पूरा संख्या हमारा सम संख्या होगा, या फिर इकाई में हमारा विषम संख्या है तो ये पूरा संख्या विषम संख्या हो जाएगा। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होगा, वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भाग नहीं जाता हो, वो हमारा अभाज्य संख्या होगा। या फिर वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन सा होता है, एक होता है 1 और एक होता है उसका खुद का। जैसे कि हमारा अभाज्य संख्या दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे हमारे अभाज्य संख्या हैं। इनमें से जो भी संख्या है ये जो है या तो 1 से ही भाग जाएगा या फिर ये 3 से भाग जाएगा। मान लीजिए हम 3 को देख रहे हैं तो ये या तो 1 से भाग जाएगा या तो 3 से भाग जाएगा। इन दोनों के सिवा ये और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम 13 को देखते हैं तो ये भी 1 से भाग जाएगा और ये खुद से भाग जाएगा, मतलब 13 से ही जाएगा। इन दोनों को छोड़कर और किसी से भी भाग नहीं जाएगा। तो ये होता है अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या क्या हो गया, वे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड। और कौन कौन से होते हैं वे 2 गुणनखंड, एक होगा 1 और दूसरा होगा वो संख्या स्वयं। ठीक है, तो हमें ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। अब देखिए जैसे हमारा यहाँ पास 5 है, तो इसका कितना गुणनखंड हो जाएगा, एक होगा 1 और एक होगा खुद 5, मतलब 5 के 2 ही गुणनखंड निकल रहे हैं। अब देखते हैं जैसे हमारा एक और कोई सा भी नंबर है, जैसे हमारा 27 है। अब 27 के देखिए एक गुणनखंड 1 हो गया, एक गुणनखंड हो जाएगा ये 3 या 27, एक गुणनखंड हो गया 9 और एक गुणनखंड हो गया ये खुद का 27। मतलब ये देखिए इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड निकल रहे हैं, तो ये जो है 27 अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया अभाज्य संख्या क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, यहाँ पर हमने अभाज्य संख्या कहाँ से लिया, 2 से लिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे हमारे अभाज्य संख्या हो जाएंगे। लेकिन हमने 1 को नहीं लिया, तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता। ठीक है, 1 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। कहीं पर भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हमें याद करना है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर देखा कि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होता, तो एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता। अब देखते हैं, एक का केवल एक ही गुणनखंड होगा, एक तो है 1 और एक खुद का संख्या, मतलब खुद तो है एक ही है। ठीक है, खुद का संख्या भी एक ही होगा, मतलब इसका एक ही गुणनखंड निकल रहा है। ठीक है, एक होगा एक ही होगा और एक जो है ये इसका खुद का संख्या, मतलब इसका एक ही गुणनखंड निकल रहा है, मतलब इसके कोई 2 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, हम एक को अभाज्य संख्या नहीं लेंगे। हमारा अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे अभाज्य संख्या होंगे। लेकिन कभी भी अगर आपको 1 का पूछेगा तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन बनता है जो हमेशा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा, हमेशा से सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। ठीक है, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है।
ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है कि अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है पूछेगा तो हम हमारा ऑप्शन में एक तो दिया ही रहेगा, तो एक को नहीं लेना है कभी भी। हमारा अभाज्य संख्या जो है 2 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछता है तो हम 2 को लेंगे। और हमें ये भी याद रखना है, तो हमें ये भी याद रखना है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती है, साथ ही साथ 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। ठीक है, 2 जो है वो सम संख्या भी है और 2 जो है वो अभाज्य संख्या भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा आगे क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एकदम छोटी छोटी बातें भी आपको बता रहा हूँ, इसको आपको नोट्स करना है। अभी भी कई महानुभाव ऐसे भी हैं जो अभी से ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में पड़े हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी जो है आपका एग्ज़ाम थोड़ा टाइम है, अभी आप पूरा अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए, पूरा बेसिक क्लियर कीजिए, या फिर मैथ्स का हो या फिर CDP का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी का हो, आप पहले बेसिक क्लियर कीजिए। फिर आपका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबका अलग अलग टाइम होता है। पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट देंगे। टेस्ट देने का टाइम है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। पहले आप अपना बेसिक जितना से ज़्यादा बेसिक क्लियर कीजिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछता है, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसको इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लेके आया। अब देखिए, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए, 1 से लेके 50 तक ऐसी कौन कौन से अभाज्य संख्या होती है, वो तो 15 है। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, या फिर इसको जो है खुद से डिफाइन करके देख भी सकते हो। जैसे हमारा अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था 2 से। 2 एक अभाज्य संख्या हो गया, 2 के बाद 3, और उसके बाद 5, 5 के बाद क्या होता है 7, 7 के बाद 9, 9 तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये हमारा विषम संख्या होगा। 7 के बाद क्या हो गया 11, अब 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21, 21 भी हमारा विषम संख्या है, ये हो जाएगा 23, 23 के बाद होगा 25 विषम संख्या, 27, 27 भी जो है विषम संख्या है, ये 3 से भाग जाता है, 29 हो गया। 29 के बाद क्या हो जाएगा 31, 31 के बाद हो जाएगा 37, उसके बाद अपना 41, 41 किसी से भाग नहीं जाता तो 41 हो जाएगा। 41 के बाद 43, 43 के बाद ये हो जाएगा हमारा 47, 47। तो 1 से लेके 50 तक ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, इसको आप काउंट करके देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से लेके 50 तक कभी भी आपको अभाज्य संख्या पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा 15। और कौन कौन से हैं, तो वो सारे संख्याएँ ये सभी संख्या हो जाएंगे। ये तो हमारा हो गया 1 से लेके 50 तक का अभाज्य संख्या। अब अगर आपको पूछ दिया 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए ये आपका CG टेट में पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें पता है 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 15। तो 1 से लेके 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 25। 1 से लेके 50 तक में 15, और उसके बाद 50 से हमारा 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा 10। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। तो 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी 25। और अगर आपको जानना है वह अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो देखिए ये तो हमने निकाल लिया था 50 तक। अब 50 के बाद कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 50 के बाद हमारा हो जाएगा 51, 51 तो होगा नहीं, 53, 53, 53 के बाद हो जाएगा 59, 59 के बाद हो जाएगा 61। अभाज्य संख्या तो पता ही है, जो एक और खुद को छोड़कर किसी से भाग नहीं जाता वही अभाज्य संख्या है। अब 61 के बाद देखिए 63 तो 3 से भाग जाएगा 67, 67, उसके बाद हो जाएगा 71, उसके बाद 73, उसके बाद ये हमारा 79 भी होगा, फिर उसके बाद 83, 83 के बाद कौन सा हो जाएगा 87, 87 तो जाएगा नहीं, उसके बाद है 89, फिर उसके बाद है 97। तो ये सारे अब देखते हैं ये कितना अभाज्य संख्या है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 50 से लेकर 100 तक में ये 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। और
1 से लेके 50 तक में ये जो है 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। मतलब 1 से लेके 100 तक अब कितनी अभाज्य संख्याएं हो गया, टोटल 25। तो आपको इसको याद रख लेना है, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आपको इसको याद रख लेना है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने देखा अभाज्य संख्या होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या क्या होगा, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता था, वे संख्याएं जिसके मतलब केवल 2 ही गुणनखंड होते थे। लेकिन भाज्य संख्या क्या होगा, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो हमारा भाज्य संख्या होगा। ये तो हमारा सिंपल है, जैसे कि हमने 4 को ले लिया, 4 का एक गुणनखंड हो गया 1, एक गुणनखंड हो गया 2 और एक गुणनखंड हो गया इसका खुद का मतलब 4। ठीक है, ये तीनों अलग अलग गुणनखंड है, तो इसका 3 गुणनखंड, इनमें से हम किसी भी संख्या का लेते हैं तो इनमें से सभी संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये सारे संख्या हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या कहने का मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। अब देखते हैं दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा सहायक शिक्षक के एग्ज़ाम में 2019 में। संख्याओं का वह युग्म जो सापेक्षता अभाज्य संख्या है। अब इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो सापेक्षता अभाज्य संख्या, देखिए इसमें एक वर्ड दिया गया है सापेक्षता। ठीक है, तो देखिए सापेक्षता एक बार मैं लिख लेता हूँ। सापेक्षता भाज्य क्या होता है दोस्तों, सापेक्षता भाज्य संख्या क्या होता है। कभी भी अगर आपको पूछेगा सापेक्षता भाज्य या फिर सापेक्षता अभाज्य तो आपको हमेशा 2 नंबर का कंपैरिजन करके ही पूछेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सभी में 2-2 नंबर का कंपैरिजन किया हुआ है। तो सापेक्षता भाज्य क्या होता है, जो 2 नंबर जो दिया गया है वो कोई एक नंबर से ही भाग जाएगा, कोई एक कॉमन नंबर से भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे 78 और ये 56 दे दिया है, तो ये 78 और 56 कोई एक कॉमन नंबर से भाग जाना चाहिए, तभी वो सापेक्षता भाज्य होगा। और अगर वो कोई एक कॉमन नंबर से अगर भाग नहीं जाता तो वो हो जाएगा सापेक्षता अभाज्य। अब हम देखते हैं, इसको हम बनाएंगे ऑप्शन से। देखिए जैसे हमारा पहला में दिया हुआ है 21 और 24, तो हम देखेंगे 21 कोई सेम नंबर से दोनों भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 होता है, 3 गुणित 7 करने पर 3 सत्ते 21 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24। मतलब ये दोनों संख्या तीन जो है, एक जो है कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, जो मतलब ये दोनों संख्या 3 से भाग जा रहा है, मतलब ये हमारा सापेक्षता भाज्य हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है, सापेक्षता अभाज्य संख्या पूछा है। अब हम देखते हैं, जैसे हम सी को देखते हैं, सी में क्या क्या दिया है 78 और 56। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 और 56 दोनों सम संख्या है। अगर ये दोनों सम संख्या है तो ये हमेशा 2 से भाग जाएगा, हमारा 78 भी 2 से भाग जाएगा और 56 भी। तो 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 39, ठीक है, और 56 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 26। मतलब अगर ये दोनों सम संख्या हमें दिख रहा है तो ये जो है 2 कॉमन नंबर से भाग जाएगा। मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2, इसमें कॉमन क्या आ रहा था दोनों में 3, मतलब कोई एक कॉमन नंबर से दोनों भाग जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई एक कॉमन नंबर से दोनों भाग जा रहा है तो वो हो जाएगा सापेक्षता भाज्य। तो ये भी हमारा सापेक्षता भाज्य है, ये भी सापेक्षता भाज्य है। अब ये देखते हैं 26 और 117। तो देखते हैं 13 दूने क्या होता है, 13 गुणित 2 करने पर 13 दूने होता है 26, और 13 गुणित 9 करने पर क्या होता है 13 गुणित 9, तो 13 नहीं हो जाता है 117। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नंबर दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 13, मतलब ये भी हो जाएगा सापेक्षता भाज्य। अब हमारा ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणित 8। मतलब यहाँ पर देखिए कोई एक कॉमन है क्या दोनों में, इसमें 5 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सापेक्षता अभाज्य। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको हमें ऑप्शन से ही बनाना है। बस आपको याद रखना है सापेक्षता अभाज्य क्या होता है, सापेक्षता भाज्य। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो होती हैं इसको कहीं से उठा के भी दे देता है, तो इनको हमें याद रखना है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है, ये तो बच्चों को भी पता होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आरोही क्रम क्या होता है और हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि आरोही क्रम लिखा रहता है तो वो हमारा बढ़ता क्रम होगा कि घटता क्रम होगा, या फिर अवरोही क्रम में हमारा बढ़ता क्रम होगा कि घटता क्रम होगा। ठीक है, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है
मान लीजिए यहाँ पर एक कोई संख्या है। अब यहाँ पर क्या है, आरोही, आ मतलब ये एक जो है किसी को बुला रहा है, आ करके बुला रहा है। अब ये किसी को बुलाएगा तो इसके पास कोई भी संख्या आएगा, कोई भी संख्या आएगा तो हमेशा ये जो है बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एक के पास कोई भी संख्या आ गया, मान ली एक और संख्या आ गया, तो अब ये क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ के 2 हो गया। मतलब आरोही मतलब क्या हो गया, ये देखिए बढ़ रहा है, एक से वो 2 हो रहा है। तो कभी भी आरोही मतलब आएगा तो हमें याद रखना है बढ़ता क्रम। ठीक है, और अवरोही मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। अवरोही मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। हमें सिर्फ आरोही को याद रखना है। अगर हम किसी को बुलाते हैं आरोही करके, ठीक है, हम अगर हम किसी को बुलाते हैं और कोई हमारे पास आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। हम एक है तो फिर अगर एक आदमी आता है तो वो डबल हो जाएंगे, मतलब उसका जो है पोजीशन या फिर नंबर बढ़ जाता है। तो आरोही क्रम मतलब हमेशा हमें याद रखना है बढ़ता क्रम। पहले वो कम था, पहले वो 1 था, उसके बाद वो बढ़ के क्या हो गया, 2 हो गया। फिर ये 2 भी अगर किसी को बुलाएगा तो ये भी बढ़ के 3 हो जाएगा, फिर ये भी बढ़ के 4 हो जाएगा। मतलब आरोही मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम। और बढ़ता क्रम में हमेशा हम पहले किसको लिखते हैं, हम छोटे को पहले लिखते हैं। ठीक है, हम छोटे को पहले लिखते हैं अगर हमारा सिंबल इस प्रकार से हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम को पहचानने का तरीका। अब देखिए, इस चीज़ को तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन हमें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आरोही और अवरोही क्रम से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वाला जो टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसको आपको अच्छे से अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप या तो नोट डाउन करके रखिए या फिर आप इसको याद करके रखिए। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी आते हैं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या तो आपका सहायक शिक्षक भर्ती में हो या फिर शिक्षक भर्ती में हो या फिर आपका सीजी टेट या सी टेट किसी में भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है। अब हमें सबसे पहले जानना है अवरोही क्रम। तो मैंने क्या बताया था, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आएगा तो मतलब बढ़ते जाएगा, और अवरोही क्रम मतलब क्या होगा, उसका उल्टा। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते जाएगा। तो कभी भी घटते जाएगा तो हमें सबसे पहले बड़ा वाला को लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है छोटा वाला को। ठीक है, मतलब बड़ा से हम छोटा की ओर जाएंगे। तो फिर इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे रिलेटेड आपको चाहे 50 क्वेश्चन क्यों ना दे दे, वो आपका आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम मतलब जो है हमारा घटते क्रम, मतलब हम पहले बड़ा को लिखेंगे फिर छोटा को लिखेंगे, और हमें कुछ इस प्रकार से भिन्न के रूप में दिया गया है। तो इन भिन्न में हमें पहचानना है कि इसमें हम सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस प्रकार से कौन होगा, ये हमें पहचानना है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसको कई लोग क्या करते हैं, जैसे 5/9 कर देंगे, 5/9 करेंगे, फिर वो पॉइंट पे आते जाएगा, उसको उसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर उसी प्रकार 7/11 करेंगे, उसी प्रकार 8/15 करेंगे, उसी प्रकार इसको भाग दे देंगे, देते जाते हैं। तो आप चाहो तो उस प्रकार से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप भाग देते जाओगे तो उसमें आपका काफ़ी टाइम लगेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका ट्रिक, उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमारा भिन्न ग्रुप में क्या दिया हुआ है, 5/9, 7/11, 8/15 और 11/17। इन्हीं चारों को क्रम में उलट पुलट करके इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कभी भी भिन्न में बड़ा या छोटा हम कैसे पहचानेंगे, जैसे इन्हीं में से मैं कोई 2 भिन्न को उठा के ले लेता हूँ। जैसे मैं 5/9 और 7/11 को लेता हूँ, तो इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन यूज़ क्या होता है, इसका हम करेंगे इसके साथ गुणा और इसका हम करेंगे इसके साथ गुणा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं 11 का मैं 5 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 11×5 = 55। इसको या तो मैं दिमाग में रखूँ या फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखिए 9 का मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 9×7 क्या हो जाएगा, 63। ठीक है, देखिए 11 का 5 से गुणा करने पर आया 55, 9 का 7 से गुणा करने पर आया 63। अब हम इनमें देखेंगे जो हमारा आया, ठीक है, एक आया 55 और एक आया 63। इनमें से बड़ा कौन है, 63, और 63 किसके ऊपर आया, 7/11 के ऊपर आया। मतलब 5/9 और 7/11 में हमारा 7/11 जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें निकालना है बड़ा भिन्न। अब मान लीजिए इसी में अगर हमारा छोटा भिन्न निकालने बोलेगा तो उसमें भी हमें इसी प्रकार से करना है। हम करेंगे 11×5 = 55 और 9×7 = 63। अब इन्हीं दोनों में हम देखेंगे छोटा कौन है, 55 छोटा है, तो 55 किसके ऊपर आ रहा है, 5/9 के ऊपर, तो ये 5/9 इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में
जो है 7/11 बड़ा हो गया और 5/9 छोटा हो गया। तो हमें कभी भी भिन्न में बड़ा छोटा निकालना है तो हमें इस प्रकार से निकालना होगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। हमें क्या है, पहले सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए। या तो हम सबसे बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर सबसे छोटा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का हमने कंपैरिजन किया तो हमारा क्या आ गया, बड़ा वैल्यू क्या आ गया, 7/11। ठीक है, 7/11। ये 7/11 जो है 5/9 से बड़ा है। अब देखिए 7/11 जो है 5/9 से तो बड़ा है, लेकिन इन दोनों से बड़ा है कि नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, तो इनके साथ भी हम इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कंपैरिजन करके देखते हैं 8/15 से ये 7/11 बड़ा है कि नहीं। तो देखिए इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। 15 सत्ते क्या होगा, इसमें भी हम वही मेथड का यूज़ करेंगे। 15 सत्ते क्या होता है, 105। ठीक है, और उसके बाद 11 अट्ठे क्या होता है, 88। 11 अट्ठे क्या होता है, 88। अब हम देखेंगे 105 और 88 में से कौन बड़ा है, तो 105 बड़ा है। तो 105 किसके ऊपर है, 7/11 के। तो ये 7/11 जो है 8/15 से भी बड़ा हो जाएगा। मतलब 7/11 5/9 से तो बड़ा है और ये 8/15 से भी बड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7/11 का इस 11/7 से कंपेरिजन 11/17 से कंपेरिजन करके। तो देखिए 17 सत्ते कितना होता है, 119 और 11/11 में क्या होता है, 121। मतलब यहाँ पर देखिए 119 और 121 में बड़ा कौन है, 121 बड़ा है। तो 11/17 जो है हमारा 7/11 से बड़ा हो जाएगा। अब 11/17 जो है 7/11 से बड़ा होगा तो यहाँ पर ये 11/17 8/15 और 5/9 से भी बड़ा हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा क्या निकल के आ गया हमारा, 11/17। ठीक है, अब उसके बाद हमने निकाला था ये 7/11 जो है देखिए इन चारों में सबसे बड़ा हमारा निकल के आ गया 11/17। अब हमारा बचा ये तीनों। ठीक है, तो इन तीनों में 7/11 जो है 8/15 से भी बड़ा था और 7/11 जो हमने निकाला था ये 5/9 से भी बड़ा था। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 7/11। अब हम देखेंगे 5/9 और 8/15 में कंपेरिजन करके ये दोनों बच गया। तो 5/9 और 8/15 में कंपेरिजन करके देखते हैं। तो इसमें भी हमें उसी प्रकार से करना है। 15 का हम 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 पंचे 75 और 9 का 8 से गुणा करके देखते हैं तो 9 अट्ठे हो जाएगा 72। मतलब देखिए 15 पंचे यहाँ पर 75 आ रहा है और 9 अट्ठे 72। अब 75 और 72 में कौन बड़ा है, तो 75 बड़ा है। मतलब 5/9 जो है 8/15 से बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद अब क्या आएगा, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ये है, उसके बाद बड़ा ये है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/9 और सबसे लास्ट में क्या बच गया, 8/15। ठीक है, तो ये हमारा इस रूप में आ गया। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमें इसको इसी प्रकार से बनाना है। अगर आपको यह ट्रिक समझ में नहीं आया तो आप इसको भाग करके बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो देखिए इस ऑर्डर में कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 11/17 7/11। तो देखिए यहाँ पर 11/17 7/11 फिर 5/9 फिर लास्ट में 8/15 और यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। अगर अभी भी इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यह आपका सीजी टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्नांकित भिन्नों को बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, बढ़ते क्रम मतलब क्या होगा, तो बढ़ेगा आरोही। किसी को बुलाओगे तो बढ़ेगा, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, इसमें खाली बढ़ते क्रम में दिया है तो ये हमारा आसान हो गया। अगर यहीं पास बढ़ते क्रम ना लिख के आरोही क्रम देता तो हमें याद रखना है इसमें बढ़ते क्रम। ठीक है, अब देखिए बढ़ते क्रम मतलब हमें सबसे छोटा वाला को पहले लिखना है। इन तीनों में सबसे छोटा सबसे छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे, मतलब उसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो इन तीनों का अब हम उसी प्रकार से कंपैरिजन करके देखते हैं, जैसे मैंने अभी पिछले वाला क्वेश्चन में बताया था कि बढ़ते क्रम में किस प्रकार से आएगा। तो पहले मैं इन दोनों का कंपैरिजन करके देखता हूँ। 9/14 और 3/4 का कंपैरिजन करके देखता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में हमें पहले छोटा वैल्यू निकालना है। इन दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, तो देखिए इन दोनों में छोटा क्या हो जाएगा, 9 चौक क्या होता है, देखिए इसका हम वही मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ये 4 नहीं है 36 हो गया और ये हो जाएगा 14 तिया 42। ठीक है, 14 तिया 42। अब देखेंगे हम 36 और 42 में छोटा कौन है, तो 36 छोटा है। 36 किसके ऊपर में है, तो 9/14 के ऊपर में है। मतलब इन दोनों में छोटा कौन हो गया हमारा, 9/14। इन दोनों में छोटा क्या हो गया, 9/14। अब देखिए 9/14 जो है वो 3/4 से छोटा है। अब 5/11 से छोटा है कि नहीं ये हम देखते हैं। तो इसका कंपेरिजन हम एक बार और करके देख लेते हैं, 9/14 और ये 5/11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका भी हम वही मेथड यूज़ करते हैं। 11 निया कितना हो जाएगा, 99 और यहाँ पर 14 पंचे क्या हो जाएगा,
14 पंचे क्या हो जाएगा, 14 पंचे होता है 70। तो देखिए 99 और 70 में छोटा कौन है, 70 छोटा है, मतलब 70 किसके ऊपर में आ रहा है, 5/11 के ऊपर में आ रहा है। तो इनमें से सभी में सबसे छोटा कौन निकल के आ गया, 5/11। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन तीनों में से सबसे छोटा क्या निकल के आ गया, 5/11। उसके बाद हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया था, तो हमारा छोटा कौन आया था, 9/14 आया था। 5/11 के बाद 9/14, फिर लास्ट में क्या बच गया, 3/4। तो ये हमारा इस प्रकार से ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब पहले 5/11 आएगा, फिर 9/14, फिर 3/4। ये हमारा हो जाएगा बढ़ते क्रम, मतलब ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो इस ऑर्डर में कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए पहले 5/11, 5/11 ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों में 5/11 है। उसके बाद देखिए 9/14, 9/14 इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसको हमें इसी मेथड से बनाना है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। ये आपका सी-टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपका सी-टेट मैथ से जो है सी-टेट और ये अपना सी-जी-टेट का लेवल सेम होता है। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, मतलब हमें बढ़ते हुए क्रम बोल रहा है, मतलब पहले हमारा छोटा नंबर लिखा होगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। अब इन जो है चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो ये जो नंबर दिया गया इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, मैं कोई भी एक ऑप्शन से लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया 1/3 और 1/4 और 1/2, ये मैंने लिख लिया इसका कंपैरिजन करने के लिए। अब इसका भी हम उसी प्रकार से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर 4 का 1 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 4 एकम 4, 3 के 1 से गुणा करता हूँ तो 3 एकम 3, मतलब इन दोनों में कौन छोटा आ गया, 3। ठीक है, 4 और 3 में कौन छोटा हो गया, 3, मतलब ये 1/4 जो है इससे छोटा है। ठीक है, 1/4 जो है 1/3 से छोटा है। अब 1/4 का मैं 1/2 के साथ उसी प्रकार से कंपैरिजन करके देखता हूँ, तो 2 एकम 2, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 एकम 4। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 और 4 में छोटा कौन हो गया, 2। ठीक है, और ये 2 किसके ऊपर में आ रहा है, हमारा 1/4, मतलब इन सभी में सबसे छोटा क्या निकल के आ गया, 1/4। ठीक है, इन तीनों में सबसे छोटा क्या निकल के आ गया, 1/4। अब यहाँ पर क्या क्या बचे, 1/3 और 1/2। इसका भी हम उसी प्रकार से कंपेरिजन करते हैं। 2 का हम 1 के साथ गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और 3 का हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर से आ जाएगा 3 एकम 3, मतलब 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, और 2 किसके ऊपर में आ रहा है, 1/3। तो 1/2 और 1/3 में छोटा कौन हो गया, 1/3। ठीक है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये वाला 1/3 किससे छोटा हो जाएगा, लास्ट में कौन सा बच गया, 1/2। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से क्रम में आ जाएगा। और देखिए इस प्रकार से क्रम में हमारा किस ऑप्शन में है, 1/4, फिर 1/3 और 1/2। तो देखिए ये तो हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन कभी भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए मान लीजिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सभी का अंश समान है। सभी का अंश अगर समान हो तो हमें हमेशा हर को देखना है। हमें कभी भी अंश जो है समान रहेगा तो हम हमेशा हर को देखेंगे, और हर में जो बड़ा होगा, जो हर में जितना ज़्यादा बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर में जो है 4 है, देखिए अंश तो सभी का समान है, लेकिन हर में ये जो है 4 जो बड़ा है, तो यही हमारा 4 जो है इन दोनों से छोटा हो गया। उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, मतलब सबसे छोटा ये 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा। अब ये होता किस प्रकार से है, मान लीजिए 1/4 है, मान लीजिए 1/4 है, और यहाँ पर मैं इसको एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास एक रोटी है, इसको मैंने 4 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, 1/4 का मतलब वही हो गया कि एक रोटी है उसको हमने 4 भाग में तोड़ दिया। अब यहाँ पास एक रोटी है उसको हमने 3 भाग में तोड़ दिया, और यहाँ पास एक रोटी है उसको हमने 2 भाग में तोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर जो एक रोटी को हमने 4 भाग में तोड़ा था, रोटी जो है समान है, क्योंकि देखिए अंश जो है सभी में समान था, तो रोटी जो है समान है। तो एक रोटी को हमने 4 भाग में तोड़ा, एक को 3 भाग में और एक को 2 भाग में। तो जो हमने 4 भाग में तोड़ा वो हमारा छोटा छोटा टूटेगा, और 3 है जिसको हमने 3 भाग में तोड़ा वो जो है इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा टूटेगा, और यहाँ पर जो हमने 2 भाग में तोड़ा वो जो है वो इन दोनों से बड़ा बड़ा टूटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा टूट रहा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, अगर जो है हमारा अंश जो है सभी में समान रहेगा तो। या फिर आप सीधा सीधा इस ट्रिक से जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन बटरफ्लाई मेथड से, इससे आप बना के निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका एक न एक क्वेश्चन आपका सीजी टेट में या फिर शिक्षक भर्ती में पूछेगा ही पूछेगा, तो आप इस मेथड को याद रखिएगा।
अब आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। देखिए दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से हमारा अगला टॉपिक है स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान होता क्या है, तो देखिए कोई भी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है 1 3 2 5, मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई गुणित 1, मतलब इकाई का हमारा 1 का गुणा हो जाता है स्थानीय मान में। अगर वही संख्या दिया हो, मतलब दहाई दिया हो, तो वो दहाई का 10 गुना हो जाता है। दहाई का 10 गुना मतलब दहाई गुणित 10। और उसी संख्या में ये क्या हो जाएगा, सैकड़ा का 100 गुना हो जाएगा। मतलब ये वाला क्रम इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का इकाई का 1 गुना, दहाई का 10 गुना और सैकड़ा का 100 गुना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हज़ार का ये 1000 गुना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला क्रम हमारा क्या कहलाता है, स्थानीय मान। अब देखिए किसी भी संख्या का हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे इसके इकाई में क्या है, 5 है। तो इसके हिसाब से मतलब इकाई का हम 1 गुना करेंगे, मतलब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणित 1, मतलब क्या निकल के आ गया, 5। अब 2 दहाई में क्या होता है, 10 गुना, मतलब 2 गुणित 10, मतलब क्या निकल के आ गया, 20। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ा है, तो सैकड़ा में हम क्या करते हैं, 100 गुना, मतलब सैकड़ा में क्या है, 3 है, तो 3 गुणित 100, मतलब क्या निकल के आ गए, 300। या फिर यहाँ पर देखिए एक जो है हमारा हजारवे में है, तो हजारवे में क्या हो जाएगा, 1 मतलब उसका 1000 गुना, मतलब 1000 से गुणा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1000। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं स्थानीय मान। लेकिन ये तो हो गया हमारा बेसिक। अगर आपको ऐसे किसी संख्या का स्थानीय मान दिया हो तो उसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे कि 1 3 2 5 इस रूप में दिया है, तो यहाँ पर 5 का ही स्थानीय मान पूछेगा, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5। मान लीजिए यहाँ पर 1 का स्थानीय मान पूछेगा, तो जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या को हम लिख लेते हैं, और उसके बाद जितना संख्या बच गया उतने बार हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो 1 का स्थानीय मान हमने 1 लिखा, उसके बाद 3 संख्या है, 3 संख्या बचा तो हमने 3 0 लगा दिया, ये हमारा हो गया स्थानीय मान। और ये इसी प्रकार से हमने यहाँ भी निकाला था। मान लीजिए अगर इसमें हमें 3 के स्थानीय मान पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 के बाद कितना संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देते हैं, मतलब 3 के स्थानीय मान इसमें 300 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 2 के स्थानीय मान क्या होगा, 2 को हम 2 के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद कितना संख्या बचा, तो 1 संख्या बचा, तो हम 1 0 लगा लेते हैं। और उसी प्रकार 5 का अगर पूछेगा, तो 5 को मैंने 5 लिखा, उसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो कोई भी 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट स्थानीय मान निकालेंगे। ये तो बहुत ही आसान था, ये तो आप सभी को शायद पता भी होगा। अब देखते हैं, हमारा स्थानीय मान हमने देख लिया। अब एग्ज़ाम में इसको भी पूछा जाता है कभी कभी कि जाति मान क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है। तो देखिए जाति मान का एक और नाम है, इसका बोला जाए तो निक नेम भी है। ठीक है, जाति मान को हम अंकित मान भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में अगर अंकित मान ही करके आ जाए तो हमेशा आपको याद रखना है जाति मान। तो देखिए जाति मान क्या होता है, जाति मान किसी भी संख्या का जाति मान क्या होगा, उसका खुद का मान। ठीक है, किसी भी संख्या का जाति मान उसका खुद का मान होता है। जैसे कि मान लीजिए एक हमें कोई भी संख्या दिया है 7 3 5 4 2, इसमें अगर हमें 3 का जाति मान पूछेगा, मान लीजिए 3 का जाति मान पूछेगा, तो यहाँ पर 3 का जाति मान सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3, मतलब उसका खुद का मान। ठीक है, 5 का जाति मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5 उसका खुद का मान। और ये 4 का जाति मान अगर पूछेगा तो 4। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का जाति मान पूछेगा तो उसका वही संख्या जो है उसका मान हो जाएगा। तो ये हमारा होता है स्थानीय मान और जाति मान। तो यहाँ तक तो था हमारा सिंपल। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछा जाता है। अब हम देखते हैं हमारा एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान। ठीक है, अब हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या दिया हो, मान लीजिए हमारा दशमलव वाला कोई भी संख्या हो, जैसे कि हमारा दिया है 43.25। ठीक है, 43.25। तो इसमें अगर हमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा तो हमें कैसे निकालना है, और क्वेश्चन हमेशा यहीं से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमेशा 2 वैल्यू होता है। ठीक है, एक हमारा होता है एक्चुअल वैल्यू और एक होता है हमारा दार्शनिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 43 के बाद ये क्या है, 0.25 है, तो यहाँ पर 43 हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू। और दशमलव के बाद जो संख्या होता है, दशमलव के बाद में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला क्या होता है, दार्शनिक में होता है। ये वाला क्या होता है, दार्शनिक में होता है। ठीक है, दशमलव के बाद में। तो देखिए एक्चुअल वैल्यू का कभी भी हमें स्थानीय मान पूछेगा, जैसे 43 का पूछेगा,
43 में अगर 3 का पूछा तो स्थानीय मान 3 ही हो जाएगा। 4 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जैसे मैंने अभी पिछले में बताया था। अब हम देखते हैं दशमिक के बाद वाले मतलब दशमलव के बाद वाले संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जो होता है दशमिक में। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये दिया है 43.25। अब देखिए 43 के स्थानीय मान हम तो आसानी से निकाल लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 43 का दशमलव स्थानीय मान ये हो जाएगा। अब दशमलव के बाद वाले संख्या के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हमें 2 के स्थानीय मान निकालना हो तो देखिए तो 2 हमारा देखिए दशमलव के किस स्थान पर है, तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद वाले नंबर को हम काउंट करते हैं, तो ये होता है हमारे 10वें स्थान पर। ठीक है, दशमलव के जस्ट बाद वाला होता है हमारे 10वें स्थान पर, ये हो जाता है 10वें स्थान पर। उसके बाद वाला होता है ये 100वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद और कोई सा भी नंबर रहेगा वो 1000वें स्थान पर, फिर 10,000वें स्थान पर, ये इस प्रकार से होते जाएगा। ठीक है, 10वें स्थान पर, 100वें स्थान पर, 1000वें स्थान पर, 10,000वें, लाख, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दशमलव के बाद 10वें स्थान पर है 2, तो 2 का हम स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणित ये 10वें स्थान पर है तो इसमें 1/10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2/10। तो 2/10 को हम और क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर बट्टे में अगर 10 हो, 100 हो, 10 के घात में हो तो उसका हम क्या करते हैं, कितना जीरो है, 1 जीरो है तो हम एक संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर 2 का स्थानीय मान अगर हमें पूछा तो इसका हो जाएगा 0.2। अगर इसी में अगर हमें 5 के स्थानीय मान पूछेगा, 5 के स्थानीय मान पूछेगा तो 5 कौन सी स्थान पर है, 100वें स्थान पर है, मतलब 5 गुणित 1/100। ठीक है, 5 गुणित 1/100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/100। और 5/100 का मतलब नीचे में 2 जीरो है तो हम 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, मतलब ये 0.05 या फिर इसको हम 0.05 भी लिख सकते हैं। तो कभी भी दशमलव वाले संख्या के स्थानीय मान पूछेगा तो हमें इस प्रकार से निकालना है। ये हमारा, इसको हमें याद रखना है, 2 हमारा 10वें स्थान पर होता है, 5 जो है वो 100वें स्थान पर होता है। इसके बाद और अगर कोई सा भी संख्या होता वो जो हो जाएगा 1000वें। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 3 रहता तो उसका हम कैसे निकालते, 3 गुणित 1/1000। ठीक है, इसका हम इसी प्रकार से आगे क्रम में निकालते जाते हैं। तो कभी भी दशमलव वाली संख्या के स्थानीय मान अगर हमें पूछे तो हमें इसी प्रकार से निकालना है। अब देखते हैं स्थानीय मान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अब देखिए सीजी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा दिया है हमारा, 26,549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, ठीक है, क्या होगा। तो 26,549 में पहले 5 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 5 है तो 5 को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। उसके बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पर मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। ये हो गया 5 का स्थानीय मान। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछे, 5 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया, और क्या पूछा है 5 का अंकित मान, और अंकित मान को ही क्या बोला जाता है, उस अंकित मान को ही क्या बोला जाता है, जातीय मान। तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या पूछा है, अंतर, मतलब इन दोनों को हमें घटा देना है। तो 500 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 495। और ये हमारा किस ऑप्शन पे है, ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये हमारा 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ इसका आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम जो है आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 132 के सभी धनात्मक भाजकों घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब प्रथम भाजक के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये है एकदम ईजी। बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बोला क्या है, 132 के सभी धनात्मक भाजक। अब देखिए मान लीजिए 132 का हमारा कोई भी भाजक हम निकालते हैं, हमारा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में अगर हम किसी भी संख्या का भाजक निकालते हैं तो लास्ट में कौन सा संख्या आता है, वो खुद संख्या, उसका खुद का मान आ जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी संख्या का हमें भाजक निकालना होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, मतलब वो किससे भाग जा रहा है ये हम देखते जाते हैं, और लास्ट में वो संख्या जो है खुद से भाग जाएगा, तो हमारा सबसे बड़ा भाजक क्या निकल जाता है, उसका खुद का मान निकल जाता है। अब देखिए क्या पूछा है, सभी धनात्मक भाजकों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब घटते क्रम पूछा है, तो घटते क्रम में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लिखेंगे, मतलब ये इस साइड से स्टार्ट होगा, ये जो है इस साइड से स्टार्ट होगा।
ठीक है। तो घटते क्रम में पूछा है तो हम सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे, 132 को हमने पहले लिखा। और घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब प्रथम भाजक के, यही हमारा प्रथम भाजक हो जाएगा। 100 घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या में 132 का प्रथम भाजक 132 ही हो जाएगा। तो प्रथम भाजक के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब इसकी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 2। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन तो पूछे आसान आसान से पूछे गए हैं, लेकिन इसको समझाने में क्या है, थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं इसको आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर आप जो है एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो उससे आप कई क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि 15 इकाई धन 15,000 धन खाली स्थान दाही बराबर हमारा ये 16,165 हो तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी? मतलब क्या बोला है? 15 इकाई, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 15 इकाई। इकाई में क्या है? देखिए इकाई में दो अंक का संख्या दिया हुआ है 15 इकाई, और उसमें हमें क्या जोड़ना है? 15,000। उसमें हमें क्या जोड़ देना है? 15 ये हज़ार, ठीक है। इसमें हमने 15,000 जोड़ देना है। साथ ही साथ इसमें हमें और क्या संख्या जोड़ना है? हमें कोई सा भी एक संख्या जोड़ना है जो दहाई के रूप में हो। मतलब इकाई में देखिए शुरू के 2 अंक में इकाई में ये 15 है, मतलब दहाई, दहाई मतलब जो है वो इसके बाद आएगा, ठीक है। मतलब मैं अगर लिखूंगा इसमें दहाई तो मैं जो है 2 अंक को छोड़ के लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या आएगा जिसको जोड़ने पर ही हमारा 16,165 आना चाहिए? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बनाएंगे ऑप्शन से। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं पहले जोड़ लेता हूँ, ये 5 और 0 का 5 हो गया, ये 1 और 0 का 1 हो गया, 0 5 और 1। अब इनमें से मतलब ये जो हमें नंबर मिला, इनमें से मैं किस ऑप्शन को जोड़ूं कि हमारा जो है ये वाला नंबर आ जाए? तो देखिए हम दहाई में पहले रख के देखते हैं। पहले हम 65 को, फिर 115, फिर 15 और 30 को हम चाहे तो एक एक को रख के हम बना भी सकते हैं। या फिर एक चीज़ देखिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पास 115 को लेता हूँ दहाई में, तो दहाई में अगर मैं 115 को लूँगा तो मैं कहाँ से लिखने स्टार्ट करूँगा? यहाँ से 115, क्योंकि इकाई में तो 15 ऑलरेडी है, तो इसको मैं लिखना करूँगा यहाँ से। अब देखिए हम पहले एक एक को बनाते जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 115 जो है वो इसके दहाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 115, इसको अब हम जोड़ते हैं। तो देखिए ये 5 का 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 5 और 1 को जोड़ने पर यहाँ पर 6 आ गया। मतलब पहले 5 फिर 6, मतलब इसी को जोड़ने पर यहाँ पर 6 आ रहा है। बाकी को भी हम उसी प्रकार से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर 1 और 0 को जोड़ने पर 1 आ गया, फिर 5 और 1 को जोड़ने पर फिर से 6 आ गया, और ये 1 और 1 को जोड़ने पर हमारा यहाँ पर ये एक तो है नहीं, एक यहाँ पास आ गया। तो एक में हम 0 को जोड़ दें तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब 1 6 1 6 5, 1 6 1 6 5, यही हमारा आ गया आंसर। मान लीजिए इसी में ये हमारा है 15 0 1 5। इसमें मैं 65 को अगर जोड़ के देखता हूँ, इसमें अगर मैं 65 को जोड़ के देखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर मैं 65 को अगर जोड़ के देखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 5 5 और 1 6, ये 6 और 0 का 6, और ये फिर 5 का 5, फिर और ये 5 सॉरी 1। तो ये हमारा आ गया 15,665, और यहाँ पर 16,165 है। तो ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी से ही। मतलब इनमें हम 115 को जोड़ते हैं तो इसके मतलब इसके दहाई में हम 115 को जोड़ते हैं तो ये हमारा 16,165 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से बनाना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 15,201 में 5 का स्थानीय मान। अब 15,201 में 5 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 का मैंने 5 लिख लिया। उसके बाद इसके बाद कितना संख्या है? 1 2 3, 3 संख्या, तो यहाँ पर मैं 3 0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा 5 के स्थानीय मान क्या निकल के आ गया? 5,000। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है? 2,659 में 6 का स्थानीय मान। 2,659 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पर 6 है तो मैं 6 को लिख लेता हूँ, 6 को लिख लिया। उसके बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है, तो यहाँ पर मैं 2 0 लगा देता हूँ। और क्या बोला है? इसमें 5 के स्थानीय मान और इसमें 6 के स्थानीय मान दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने पर क्या मिल गया? तो यहाँ पर इसको जोड़ने पर ये मिल गया 5,600। और इन दोनों का योग किसके बराबर है बोला है? इन दोनों का योग 7 गुणित खाली स्थान है तो उसको मान लीजिए मैं x मान लेता हूँ। इन दोनों का योग क्या हो गया? किसके बराबर है? x के बराबर है। यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हमने किया है। मतलब 15,201 में हमने 5 के स्थानीय मान निकाला और 2,659 में 6 के स्थानीय मान निकाला। दोनों को जोड़े
दोनों को जोड़कर हमारा 5600 प्राप्त हुआ और ये 5600 किसके बराबर है, 7x के बराबर है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या पूछा है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो रिक्त स्थान को हमने मान लिया x, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की अगर वैल्यू निकालना है तो हम 7 को जो है इसके साथ गुणा हो रहा है, इसको मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये 5600 के साथ क्या हो जाएगा, मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा 5600 और ये क्या हो जाएगा 7x के साथ गुणा हो रहा था, इधर आके हो जाएगा भाग, मतलब x बराबर क्या निकल के आ गया 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, मतलब ये निकल के आ गया 800। तो x बराबर क्या मिल गया हमें 800 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में किस प्रकार से दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसी टॉपिक से हमारा एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है जो हमेशा हमारा एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि 0.9 के ऊपर में बार है तो इसको हमें किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। या फिर ये हमारा दे दिया 1.5 ये 5 3 8 और ये 8 के ऊपर में बार है तो इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं इस वाले टॉपिक में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है। इसमें मैंने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला प्रकार का क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हमें इसका हमारा 100 लाख, बिलियन, मिलियन क्या होता है, अगर हमें पता ना हो तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज मैं इसको पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा है, ये हमारा एक है, 100 लाख मतलब 100, ये मैंने ले लिया 100 और लाख में हमेशा कितना जीरो होता है, 5 जीरो। तो मैं यहाँ पर 5 जीरो और लगा देता हूँ, 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। अब इसको हम काउंट करते हैं, ये हमारा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 100 लाख को हम कितना बोलते हैं, 1 करोड़। 100 लाख को हम बोलेंगे 1 करोड़। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका डिटेल में हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि हमें 1K करके दिया हुआ है, 1K, तो 1 के बराबर क्या होता है दोस्तों, 1000, ठीक है। 1 के बराबर होता है 1000। अगर कहीं हमें 100K करके 100K करके दिया हो तो 100 के मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 1 लाख, ठीक है। 100K मतलब K का मतलब ऑलरेडी 1000 होता है, तो हम 100 में हम 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब देखिए हमारा अगर मिलियन पूछा हो तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर हो जाता है 10 लाख, मतलब 10 लाख को हम 1 बिलियन भी कहते हैं। और वहीं पर अगर 1 मिलियन की जगह में 1 बिलियन अगर पूछे तो मिलियन हमारा छोटा है, बिलियन जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो 1 बिलियन अगर पूछे तो 1 बिलियन कितना हो जाएगा, 100 करोड़ का, 100 करोड़। तो 1 बिलियन हमारा होता है 100 करोड़, और 100 करोड़ को हम और क्या बोलते हैं, 100 करोड़ को हम 1 अरब भी बोलते हैं, ठीक है। 100 करोड़ को हम 1 अरब भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया 1K को हम 1000 बोलते हैं। उसके बाद 100K को हम 1 लाख बोलते हैं। 1 मिलियन को हम 10 लाख बोलते हैं। और 1 बिलियन को हम 100 करोड़ या फिर 1 अरब भी बोलते हैं। अब उसके बाद आता है लास्ट में इन सब का बड़ा क्या आता है, 1 ट्रिलियन, ठीक है। 1 ट्रिलियन, तो बिलियन से भी बड़ा क्या होता है, ट्रिलियन। अब ट्रिलियन कितना होता है, तो 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है, 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है, 1 लाख करोड़। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। हमारा देखिए 1 बिलियन दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो 1 बिलियन मतलब क्या हो जाएगा, 100 करोड़, ठीक है। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। और 10 करोड़ तो हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। 10 करोड़ मतलब 100 लाख। अब 1 करोड़ जो हमारा आंसर है, 1 करोड़ हमने निकाल लिया, ठीक है। मतलब 1 करोड़ को हम क्या बोलते हैं, 100 लाख। और 1 मिलियन को हम क्या बोलेंगे, 10 लाख। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें इस चीज़ को याद रखना है, फिर आपका कभी भी इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी आप जो है टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मत रहिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है।
मतलब 3 से 4 महीना का टाइम है लगभग। तो अभी आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फोकस अपना सारे टॉपिक में बेसिक क्लियर कीजिए। आपका सीडीपी रहे, मैथ्स रहे, हिंदी रहे या फिर इंग्लिश रहे, आप पहले बेसिक को क्लियर कीजिए। फिर अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। ठीक है, पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, तो उसमें आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं और आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपका नंबर कम आता जाएगा। फिर उसमें आप क्या होगा, आप खुद डिमोटिवेट होते जाओगे। तो अभी आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा। रही बात मैथ्स की, तो जैसे ही इसका न्यूमेरिकल क्लास कंप्लीट होगा, न्यूमेरिकल के बाद मैं आपको अपना सीडीपी जो है मैथ्स का सीडीपी भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मैथ्स का सीडीपी भी मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। तो अभी आप बेसिक पे फोकस कीजिए, साथ ही आप इसका नोट्स भी बनाते भी चलिए। और उसके साथ साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।